यहाँ देखो, अगर मैं दो सोर्सेज लेता हूं, या अभी तो दो ले लेता हूं, फिर तुम समझ जाओगे कि क्या लॉजिक है। सपोज दो सोर्सेज हैं, उनका रिजल्टेंट इंटेंसिटी ये है। अगर इनकोहेरेंट है, अगर इनकोहेरेंट है तो ये चेंज होता रहेगा। तो अब अगर मुझे इसकी एवरेज वैल्यू निकालनी पड़ जाए तो I1 तो एक नंबर है, I2 एक नंबर है, और cos फाई का जो एवरेज वैल्यू होगा वो 0 होगा। अभी मैम थोड़ा मैं बिजी हूँ, बाद में करेंगे। cos फाई की एवरेज वैल्यू 0 होगी। सो द एवरेज इंटेंसिटी, जो भी रिजल्टेंट आएगा वो I1 प्लस I2, अगर 3 होंगे तो I1 प्लस I2 प्लस I3 लिख लो। और सर अगर ये कोहेरेंट दिए होते तो cos फाई की वैल्यू डालो, फाई की वैल्यू अरे यार कैसी बात पूछ रहे हो यार। कोहेरेंट होंगे तो डालो ना फाई की वैल्यू जो होगी, उससे फिर जो आई आएगा वही होगा। भाई कोहेरेंट सोर्सेज में ये वैल्यू समय के साथ नहीं बदलती ना, तो फिर उसमें जो भी वैल्यू आएगी पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, जो भी पाई बाय 4 जो भी आए वो डाल दो, आ गया आंसर। समझ में आया? हाँ सर। इनकोहेरेंट जिनका ये बदलता रहेगा एक ही जगह पर, और कोहेरेंट जिनमें ये समय के साथ ये नहीं बदलेगा, बस वही मतलब तो था यार। तो मैं उस दिन तुम्हें ये सिखा के चला गया था। यहाँ देखो डायग्राम, S1 S2 दो सोर्सेज ऑफ लाइट है, दो स्लिट्स है। S एक सोर्स है, लाइट यहाँ गई और यहाँ से यहाँ पहुंच गई। तो स्टार्टिंग में फेज डिफरेंस 0 था इनिशियल। तो यहाँ पे जो भी पाथ डिफरेंस आया है ये मैं तुम्हें बता के गया हूँ, उसे डिराइव करा है, x इंटू स्मॉल डी बाई कैपिटल डी। और जो भी यहाँ फेज डिफरेंस है ड्यू टू द पाथ, ये मैं बता के चला गया था। ये मैंने फेज डिफरेंस बता दिया एट पॉइंट ऑफ इंटरफेरेंस बिकॉज ऑफ पाथ डिफरेंस। अब मैं आगे जा रहा हूं और अब समझाऊंगा, रुक जाओ। इसको हटाया और अभी रुक जाओ, इसको थोड़ा रब कर दो पहले, फिर समझाऊंगा। इसमें लिखो we will find path difference, we will find path difference on the screen, we will find path difference on the screen by a different method, by a different method, by a different method। हम इसमें हमारा assumption इसमें अभी भी वही है जो पहले था कि ये तो रहता ही है स्मॉल, एंड ये जो x तो अब उसमें लिखो पहले ये लिख लो, पहले ये इंफॉर्मेशन लिखो पहले, फिर बताता हूं क्या है। we can assume that the rays reaching any point on the screen, any point on the screen of interference, any point on the screen of interference are parallel to each other, are parallel to each other, are parallel to each other। अरे सर क्या कह दिया आपने? मैं ये कहना चाहता हूँ ये जो पॉइंट P पर आप रेज अज्यूम करोगे कि ये पैरेलल है। सर क्यों, हम क्यों माने, हम कैसे मान ले पैरेलल है?
हम तो नहीं मान सकते पैरेलल है, आप समझाओ क्यों पैरेलल ले रहे हो, बता रहा हूं, बता रहा हूं क्यों पैरेलल है ये, क्यों अज्यूम कर सकता हूं पैरेलल। देखिए प्लीज, ये बहुत पास में है, हाँ पास में है, अरे ये हट क्यों जाता है, अब पॉइंट पी पे दो, अभी सच में पास में लग रहे हैं, पॉइंट पी पे ध्यान दो, एक रे ये गई, एक रे ये गई, तो ये देखो ये पैरेलल ही तो लग रही है भाई, पैरेलल ही लग रही है, आप अज्यूम कर लो कि ये पैरेलल है, ये पैरेलल ही लग रही है, इतने पास है कि जो दो रेस जा रही हैं वो एक, जहां पर भी लोगे, सपोज यहां पर भी लेते, तो ये पैरेलल ही मानेंगे। तो ये देखो ये रेस जा रही है, ये पैरेलल मानी जाएंगी। यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर गिरा दिया ऐसे करके, बहुत बढ़िया काम किया सर, ये गिराया परपेंडिकुलर, तो बेटा जो ये डिस्टेंस है ये वाला, ये पार्ट डिफरेंस है, ये पार्ट डिफरेंस है, क्योंकि इसके बाद तो सेम चला, तो ये पार्ट डिफरेंस है, ये पार्ट डिफरेंस है जो मैं निकालूंगा, ये एंगल थीटा है, ज्योमेट्री निकालोगे तो ध्यान देना, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल थीटा आएगा, ये जो ये वाला एंगल, खुद देख लो, पहले आराम से देख लो थीटा क्यों आएगा, पहले देख लो थीटा क्यों आएगा। अब मैं पार्ट डिफरेंस लिखूंगा, sin theta in this right angle triangle is p upon small d, तो d sin theta, थीटा इज जनरली थीटा स्मॉल ही होगा, और जब थीटा स्मॉल होगा, तो आप जब थीटा स्मॉल होता है, sin थीटा इज सेम एज tan थीटा, और tan थीटा अगर इस डायग्राम में निकालोगे x अपॉन कैपिटल D, तो p x d, देखो वही आ गया जो पहले ज्योमेट्री से निकाला था, लिख लो, एसी के सर टेस्ट की परफॉर्मेंस बहुत खराब आई हम लोगों की। हाँ सर वो बस इसी दूरी पी क्यों है? हाँ बेटा, सर पार्ट डिफरेंस बस उतना ही क्यों है? पार्ट डिफरेंस, सर बस उतना ही, जितना मार्क दिया बस उतना ही होगा। हाँ भाई दो, अगर मुझे बताओ उत्कर्ष, अगर दो रेज ऐसे पैरेलल जा रही हैं, तो इसके बाद तो दोनों की दूरी सेम ही होगी ना यार, क्यों लेते ही तो एक्स्ट्रा पाथ इसने ट्रैवल किया ना बेटा। अब मुझे बताओ अगर ये दो रेस पैरेलल है, इसे डॉट ड्रॉप करोगे तो सेम हुआ, बट अगर ये रेस ऐसे कहीं दो पैरेलल जा रही है ओरिजिनेशन, तो यहाँ के बाद तो दोनों का डिस्टेंस सेम ही आएगा ना यार, भाई यहाँ पे 90 डिग्री पे गिरा दिया ना यार, ये समझ में आया, यस। तो ये पाथ डिफरेंस हुआ, लिख लो। अरे मैंने मिटा दिया, सो सॉरी, दिमाग कहीं और था मेरा यार, लिख लिया था क्या आपने? नहीं सर।
लिख लिया? Yes, sir. गुड। आगे चलो, अब हेडिंग डालो। ओ सॉरी, पोजीशंस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। Positions of constructive interference. अब हम निकालेंगे स्क्रीन पर वो सारी पोजीशंस जहां जहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, मतलब ब्राइट फ्रिंज। बेटा आवाज में तो आवाज का लेवल बढ़ जाएगा साउंड में अगर कंस्ट्रक्टिव है, बट लाइट में क्या होगा, वहां की ब्राइटनेस बढ़ जाएगी। अगर दो रेड कोहेरेंट सोर्सेस इंटरफेयर कर रहे हैं, दो रेड लाइट कोहेरेंट इंटरफेयर कर रहे हैं, और अगर डिस्ट्रक्टिव है तो वो डार्क हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, और अगर कंस्ट्रक्टिव है तो वहां का रेड का लेवल और ज्यादा हो जाएगा एक लाइट से। तो अब यहाँ पे हम पोजीशंस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस निकाल रहे हैं, जिसमें हमने अभी अज्यूम किया हुआ था सोर्सेस के बीच में इनिशियल फेज डिफरेंस 0 है। अब जो भी फेज डिफरेंस आपने निकाला था वो पाथ डिफरेंस के कारण से है। तुम ये जानते हो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब होता है, हाँ सर ये लिखा था आपने, तो पोजीशंस ऑफ लिख लो या फिर बताऊंगा आगे। लिख लिया? लिख लिया हो तो बताना। लिख लिया सर। अब बेटा प्लीज एक एक चीज को समझना। अब मैं डायग्राम पे जा रहा हूं। इनिशियल फेज डिफरेंस 0 लेके चला है, n इक्वल टू 0। जब n इक्वल टू 0 डालोगे तो वो x की वैल्यू क्या आएगी, बोलो 0। यहाँ पे एक ब्राइट ब्राइट आएगा। फिर जब n इक्वल टू 1 डालोगे तो कहीं यहाँ पर आएगा। इसको क्लियर करा, बिल्कुल सिखा देंगे। यहाँ पे बहुत ब्राइट स्पॉट बन जाएगा, ब्राइट जैसा कुछ बनेगा लाइट का। ब्लू है लाइट तो ज्यादा ब्लू हो जाएगी। अब यहाँ देखोगे तो फेज डिफरेंस जो फाइनल यहाँ 5 लिखा है 0 है, यहाँ 2 पाई आएगा। फोर पाई। अभी कुछ नहीं, सुनते चलो बस। दिस इज कॉल्ड सेंट्रल मैक्सिमा। हाँ सर सेंटर पे बन गया फर्स्ट मैक्सिमा।
सेकंड मैक्स बनाओ, इतना लिखो फिर बताते ना आगे। सर उसी के अंदर लिखना है ये, जो अलग साइड से में लिख, मतलब साइड में heading। डायग्राम बना के साइड में उसके लिखो। n equal to 2, second maximum। लिख लिया? सर ये जो नीचे वाली पोजीशन है ये भी फर्स्ट और सेकंड मैक्सिमम वाली है। हाँ बेटा, नीचे वाली क्या, ये भी, ये फर्स्ट मैक्सिमम ऑन द लोअर साइड। सेकंड मैक्सिमा ऑन द लोअर साइड, मतलब सेंट्रल मैक्सिमा के दूसरी साइड वाला। लिख लिया? बना लो, जो धीरे धीरे चलेंगे फिर प्रॉब्लम्स ही करने हैं इसके बाद। लिख लिया सर। अब उसमें लिखो, इट इज नॉट, पहली बात तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा मैक्सिमा है? देख के तो सारे एक से लगेंगे ब्राइट वाले, जो फर्स्ट ब्राइट है सेकंड ब्राइट सब एक लगेंगे, बट फर्स्ट ब्राइट वो वाला स्पॉट है जहां पे फाइनल फेज डिफरेंस 2 पाई है। सेकंड मैक्सिमा इज दैट ब्राइट स्पॉट वेयर द फाइनल फेज डिफरेंस इज 4 पाई। तो लिखो इसमें, फर्स्ट मैक्सिमा is on is first maxima is on the spot where the final phase difference is 2 pi। ठीक है, central maxima is that bright spot central maxima is that bright spot where the final phase difference is 0। later अच्छा, it is not necessary that central maxima, it is not necessary that central maxima will be formed at center of the screen always। It is not necessary that central maxima will be formed at the center of the screen always। ऐसा नहीं होगा, आगे पता चलेगा कि कहीं और बन भी सकता है। ठीक है सर, पोजीशंस ऑफ मैक्सिमा समझ में आ गई। तो मैक्सिमा की पोजीशन वापस से लिख रहा हूं। चलिए अब डालिए
पोजीशंस ऑफ मिनिमा, डार्क फ्रिंज। पूरा चैप्टर लंबा सा है, समझाने में समय लगेगा। पोजीशंस ऑफ मिनिमा, ब्रैकेट में लिखो डार्क फ्रिंज। आपने जो पाथ डिफरेंस लिखा था ये था, इनिशियल फेज डिफरेंस 0 है, तो ये फेज डिफरेंस है। तुम सब जानते हो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। एन अगर 2n माइनस 1 से स्टार्ट करूंगा तो n ये लिख, और अगर 1 लिखा होता प्लस में तो 0 से, तो मैं हमेशा माइनस लेके लिखता हूं, उसका रीजन बता दूंगा। इसमें कहीं पे मेरा 2 पाई लैम्डा भी था। कितना लिखो पहले, लिख लिया। यस सर। अब मैं डायग्राम पे बताऊंगा कहाँ पे क्या बन रहा है। ये जो स्क्रीन था आपका, फिर दोनों को, यहाँ पे आपका था सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है, ऐसे तुम समझ गए थे। यहाँ पे है आपका, अभी रुको, फर्स्ट मैक्सिमा, और ऊपर ले चलो सेकंड मैक्सिमा लिखा है, ध्यान रखना। सेंट्रल मैक्सिमा, फेज डिफरेंस 0। अब देखो n इक्वल टू, यहाँ पे लिख लेना n इक्वल, मैंने लिखा नहीं ना यहाँ, इसमें n की शुरुआत ये लिख लो बेटा पहले, ये जो लिखा था ना इसके साइड में कहीं, लिखो पहले इसको। अब देखो फर्स्ट मिनिमम पाई, ये लिखो।
लिख लिया? Yes, sir. इसमें लिखो फर्स्ट मिनिमा इज दैट लोकेशन वेयर, फर्स्ट मिनिमा is that location where the final phase difference is pi, is that location where final phase difference is pi. ठीक है. Second minima where final phase difference is 3 pi. ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया. अब इसको वापस से क्लियर करा, इसको मिटाया. नीचे का तो नहीं हटेगा ना, ये भी हट जाएगा. रुको, अब देखना, मैं जरा इंटेंसिटी का डायग्राम बनाता हूं, कैसा इंटेंसिटी दिखता है. ये स्क्रीन था आपका. सपोज ये आई नॉट है, तो अगर मैं इंटेंसिटी देखूंगा, इस पे पैटर्न की इंटेंसिटी थोड़ा, देखो ये बिल्कुल था स्पॉट सेंट्रल मैक्सिमा का. ये जो स्पॉट है, दिस इज द स्पॉट ऑफ फर्स्ट मिनिमा. दिस इज द स्पॉट जहां पे सबसे ज्यादा इंटेंसिटी वापस से हो गई फर्स्ट मैक्सिमा. अब अगर यहाँ की इंटेंसिटी अगर कोई पता करना चाहता है कि बताओ सर सब कितनी है, तो आई नॉट मिला के सेंट्रल मैक्सिमा पे होगी 4 आई नॉट. और सर कैसे, ये बताओ मैक्सिमा है आई नॉट प्लस, मैं इसका लिख रहा हूं cos 0 डिग्री 4 आई नॉट. तो जैसे से थोड़ा स्क्रीन से दूर जाते जाओगे इंटेंसिटी कम होने लगेगी. ये इंटेंसिटी का ग्राफ बनाया, कम होने लगेगी और यहाँ पे आके बिल्कुल जीरो हो जाएगी, फिर बढ़ने लग जाएगी, बढ़ने फिर यहाँ पे आके फिर मैक्सिमम हो जाएगी. तो ऐसा इंटेंसिटी का पैटर्न बन जाता है. लिख लो, बनाओ डायग्राम. कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो. मतलब फर्स्ट सेंट्रल मैक्सिमा पे ये बिल्कुल इस स्पॉट पे सबसे ज्यादा, फिर धीरे धीरे करके कम होके यहाँ पे आके बिल्कुल जीरो, फिर बढ़ने लगा, फिर मैक्सिमम, ऐसे चलता. बना लेने के बाद बता दो कि बन गया.
थोड़ा बड़ा चैप्टर है, ठीक है, ज्यादा बच नहीं रहा है इसके बाद। एक चैप्टर बड़ा बचता है, दैट इज सेमीकंडक्टर्स। एटॉमिक रेडियो एक्टिविटी तो 4-5 क्लास के है, और फिर EM waves, और फिर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एंड डाइलेक्ट्रिक स्लैब इन कैपेसिटेंस, सिमेट्रिकल सर्किट्स ऑफ रेजिस्टेंस, वो और एक पार्ट हो जाएगा। रिवीजन में 11th के टेस्ट तुम्हारे रोटेशन तक कर चुका हूं, बनाने का काम टॉपिक बाय टॉपिक, चैप्टर को ब्रेक कर करके। उसी से तुम शायद 11th का ज्यादा बेटर कर पाओगे रिवीजन। लिख लिया, बना लिया? यस सर। Yes, sir. अब उसमें नीचे की हेडिंग पहले देख लें, क्या है वो डायग्राम। लिखो फ्रिंज विड्थ, हेडिंग डाल दो फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ डेफिनेशन लिखो। द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव, the distance between two consecutive maxima or consecutive minima is the fringe width. Is the fringe width. डायग्राम से मतलब यहां और यहां के बीच का डिस्टेंस जो कहलाता है, डायग्राम में बना लेना, फ्रिंज विड्थ कहलाता है, और ओमेगा से डिनोट करेंगे इसको, ओमेगा से। या फिर बोलोगे तो एक मैक्सिमा से लेके अगला मैक्सिमा, ये इसको पूरे को फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। तो वो कैसे निकालूंगा बता रहा हूं। अगर मैं मैक्सिमा की बात करता हूं कि भाई मैक्सिमा की, तो ऐसा करो, बता रहा हूं ना। मुझको बताओ पहले मैक्सिमा की लोकेशन कैसे पता करते थे? तो इसमें डालो तो ये फ्रिंज विड्थ आ गया, याद करना पड़ेगा, करो। लिख लिया? यस सर। अब लिखो एंगुलर पोजीशन। एंगुलर पोजीशन बता दूंगा उसका मतलब भी। एंगुलर पोजीशन, चाहो तो यही ले लेते हैं, एंगुलर पोजीशन। बहुत कुछ एंगुलर पोजीशन, लेट्स से मैं एंगुलर पोजीशन ऑफ मैक्सिमा, मतलब एंगल के टर्म्स में। एंगुलर पोजीशन ऑफ मैक्सिमा, तो पहले बताओ मैक्सिमा का जो फॉर्मूला था वो ये था, तो tan थीटा x by कैपिटल D
थीटा स्मॉल होता है, तो ये एंगल के टर्म्स में आ गया मैक्सिमा का पोजीशन। और अगर मिनिमा का निकालना चाहते हो तो ये मिनिमा हो गया, ये मैक्सिमा के एंगल हो गए। लिख लो। थोड़ा सा अलग सा चैप्टर है ना ये। लिख लिया। एंगुलर फ्रिंज विड्थ भी लिख लो, वो भी बता देता हूँ क्या चीज है। आपकी फ्रिंज विड्थ कितनी थी? आई थिंक इट वाज लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। तो जो एंगुलर फ्रिंज विड्थ है, मतलब यहाँ डायग्राम से बताता हूँ क्या मतलब है एंगुलर फ्रिंज विड्थ का। ये वाला जो एंगल बनेगा ना, ये वाला, दिस इज कॉल्ड एंगुलर फ्रिंज विड्थ। तो ये तो ओमेगा था, दिस इज एंगुलर फ्रिंज विड्थ। थ्योरी पार्ट बेसिक यंग्स का हो गया, बेसिक वाला। बेसिक वाला अभी आगे और लेवल बढ़ेगा, बट अब मैं इन्हीं पे सवालों पे काम चालू करूंगा। पहला सवाल कई बार आता रहता है ऐसे का सवाल। सर वो लिखा नहीं ऊपर का। लिख लो, लिख लो। बेटा रिविजन अच्छे से करते चलो जो करवा रहा हूँ। रिटर्न यस सर। पहला सवाल पढ़ो सब लोग, जब तक पढ़ो। An experiment is performed with wavelength lambda 1। एक बार lambda 1 wavelength यूज किया मैंने, एक बार lambda 1 यूज किया। In a certain region on screen there are n1 fringes। एक particular portion of screen पर n1 fringes हैं। With wavelength lambda 2। अब अगर इसके बाद अगर lambda 2 यूज करता हूँ, उसी रीजन पे n2 फ्रिंजेस हैं, इसी में इसके n2 फ्रिंजेस हैं। लैम्डा 1 के इतने में n1, उतने ही स्क्रीन के से उसमें n2। फाइंड रिलेशन। तो मुझे बताओ, यहाँ देखो बहुत आसान है इनके बीच का रिलेशन। मुझे एक इसकी लैम्डा 1 की फ्रिंज विड्थ बताओ कितनी है, एक की ये है, दूसरे वाले की क्या है, ये है। अगर इसको मैं n1 से मल्टीप्लाई कर दूं ऐसे करके, तो ये आ जाएगा, जो भी डिस्टेंस है ये, और इसको कर दूं तो उसका आ जाएगा, जो दोनों का सेम है। तो रिलेशन आ गया। ये आता रहता है सवाल, मेडिकल में भी आ चुका है, और ऐसे वैल्यूज के साथ, अगला वैल्यू के साथ ही होगा। तो ये रिलेशन।
सर वो n1 से मल्टीप्लाई किया तो n1 से क्या बेटा? मल्टीप्लाई किया n1 से तो वो रीजन कैसा? अरे यार एक फ्रिंज की इतनी विड्थ है, एक फ्रिंज की, तो अगर इतने में n1 है तो n1 से मल्टीप्लाई करूं तो पूरा डिस्टेंस आएगा ना यार। तो n1 मतलब डार्क प्लस वो वाली फ्रिंजेस मिला के है ना? फ्रिंज n1 बोलिए, बस बात खत्म हो गई। n1 फ्रिंजेस है, इसमें n2 फ्रिंजेस होती है। एक फ्रिंज की विड्थ बता दो पहले, तो फिर आगे बात करेंगे। आप तो एक फ्रिंज की विड्थ बताओ, ये है कि नहीं, पहले इतना बता दो। हाँ सर। है, 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 फ्रिंजेस हो जाएगी, 10 फ्रिंज की विड्थ आ जाएगी। अगर मैं बोल रहा हूं इतने में मेरे n1 फ्रिंज, तुम उसको डोंट गेट इनटू कि फ्रिंज कैसा होता है, जस्ट फॉरगेट इट। फ्रिंज विड्थ तुम समझ गए हो क्या होता है, इट इज डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मैक्सिमा। अभी फ्रिंज मैं बोल रहा हूं ऐसे में n1 फ्रिंजेस है, n1, तो एक फ्रिंज की विड्थ पता है, तो अगर n1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये डिस्टेंस आएगा कि नहीं, पहले इतना बता दो। हाँ सर। n2 से मल्टीप्लाई करूंगा इस वाले को, तो दोनों को इक्वेट कर दो, क्योंकि दोनों एक ही रीजन की बात हो रही है। तुम फ्रिंज को इमेजिन ज्यादा मत करने लगना, क्योंकि वो उसमें अभी इमेजिन कुछ नहीं करना है तुम्हें, बस फ्रिंज विड्थ तुम समझ गए क्या होता है। n1 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया, दूसरे केस में n2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया। उसमें डार्क और वो एक डार्क और अगले डार्क के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। क्लियर है? एक डार्क के और दूसरे डार्क के बीच की दूरी को बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। उसमें ब्राइट भी आएगा बीच में। n1 फ्रिंजेस, उसमें ये मत सोचो कि कितना ब्राइट कितने ब्राइट है, वो जस्ट लीव इट। अभी बात हो रही है n1 फ्रिंजेस है, एक फ्रिंज की विड्थ है, n1 से मल्टीप्लाई किया, दूसरे को किया, आगे लिखो। अभी सवाल थोड़ी देर में अपने आप क्लियर हो जाएगा, तुम्हारे मन में जो डाउट आने वाला आ रहा होगा। थोड़े से आगे बढ़ जाते सवालों को। टेंथ करो अपने आप, अपने आप करोगे, मैं नहीं बताऊंगा। अरे यार ये वीडियो ऑफ कर दिया, सॉरी। टेंथ करो। करो करो करो। सेपरेशन बिटवीन फिफ्थ मैक्सिमा एंड एट्थ मिनिमा। तो मैक्सिमा की जो पोजीशन का फॉर्मूला होता है वो ये है। तो फिफ्थ मैक्सिमा, मिनिमा का जो फॉर्मूला होता है वो ये है। एट मिनिमम बोला तो यहाँ 8 डलेगा, 16 माइनस 1 15। उनके बीच में सेपरेशन पूछ रहा हूं तो माइनस करके निकाल दो कि उनके बीच में क्या सेपरेशन था, कितने दूरी डिफरेंस था। 7.5 माइनस दिस, इलेवेंथ इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट है सबके लिए, मैथ्स वाले बच्चों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देयर आर टू वेवलेंथ्स, 4000 and 3000 एंगस्ट्रॉम।
यूज सेपरेटली इन बाई डीएससी, मतलब एक बार 4000 यूज की, एक बार 3000 यूज करी, बहुत अच्छी बात है सर। मतलब एक बार आप 4000 यूज कर रहे हो, ऑब्वियसली ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ 4 और यहाँ 3, इंटरफेरेंस होगा ही नहीं, कोहेरेंट नहीं है क्योंकि अलग अलग वेवलेंथ है। और एक बार, और नेक्स्ट टाइम which bright fringe of 4000 coincides for first time with 3000, मतलब वो पूछ रहे हैं कि वेवलेंथ अलग अलग है, मैं थ्योरी लिख पाऊंगा अभी, वेवलेंथ अलग अलग है, फ्रिंजेस की पोजीशन अलग अलग होगी, तो वो ऐसा पूछ रहे हैं कि ऐसा सबसे पहले कहां पर होगा कि 4000 का ब्राइट और 3000 का ब्राइट एक ही जगह पे आ जाए, मतलब ऐसा कहां पे होगा कि दोनों का ब्राइट कोइंसाइड करे, दोनों का पहली बार ब्राइट कोइंसाइड करे। ब्राइट का जो फॉर्मूला होता है पहले तो ये डालो, दोनों का ब्राइट इस जगह पे आ जाए, एक ही जगह पे आ जाए, एक ही पे कोइंसाइड करे, तो मैं पहले लिखूंगा n1, ये इसका लिखा, दूसरे का लिखा, सॉल्व करके लोएस्ट इंटीजर ले लिया, तो पहली बार ऐसा होगा कि अगर निकालना है तो हम बोलेंगे थर्ड मैक्सिमा ऑफ मतलब पहली बार ऐसा होगा कि थर्ड मैक्सिमा 4000 का कोइंसाइड करेगा चौथे मैक्सिमा का 3000 से, लिख लो। सर ये समझ में नहीं क्या आया। दोबारा नहीं समझाऊंगा, दोबारा नहीं समझाऊंगा, पहले सब खुद समझने की कोशिश करो फिर बताऊंगा। क्या समझ में नहीं आया, अच्छा पहले बताओ क्या समझ सर में ये नहीं जो आया। आपने लास्ट में लिखा है n1 की क्या वैल्यू है, 3 n2 की क्या है, 4 अगर यहाँ n1 डाला तो कौन सा मैक्सिमम हुआ 4000 का, थर्ड और अगर यहाँ 4 डाला तो कौन सा मैक्सिमम हुआ 3000 का, 4 वही लिखा है। ठीक है। और अगर वो x निकालना है तो वैल्यूज डाल दो, इसका बी पार्ट है, इसका बी पार्ट है। which B part, which bright fringe of 4000 Armstrong, which bright fringe of 4000 Armstrong coincides with minima of 3000 Armstrong, with minima of 3000 Armstrong, मतलब पहली बार 4000 का मैक्सिमा 3000 के मिनिमा पे कब आएगा, ये लिख दिया। लिख लिया, यहां तक लिखो फिर बताऊंगा आंसर क्या है, बताऊंगा, लिखो।
और फिर मैं लिख रहा हूं अभी। मैंने कुछ लिखा, ऐसी सिचुएशन आएगी नहीं कि जहां 4000 का मैक्सिमम और 3000 का मिनिमम एक दूसरे के ऊपर आ जाए एग्जैक्टली। ऐसा पोजीशन, ऐसी स्थिति आएगी ही नहीं। सोचो क्यों, ऐसा क्यों नहीं हो पाएगा? उत्कर्ष सोच के बताओ क्यों नहीं हो, कौन बच्चा सोच सकता है कि ऐसा क्यों नहीं हो पाएगा? देखें किसका, कौन स्ट्राइक कर सकता है इस बात को। कोई नहीं सोच पा रहा कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा कि 4000 का मैक्सिमम और 3000 का मिनिमम एक जगह पे आ जाए। नहीं आ रहा? बता दूं? सर नीचे 2n-1 है, वो हमेशा ऑड रहेगा और आगे एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बोले। दिस हैज टू बी एन ऑड नंबर। ये ऑड होना और ये इवन हो रहा है तो पॉसिबल ही नहीं। ये हमेशा इवन ही आएगा, अगला करोगे तो 6/8 हो जाएगा। ये हमेशा इवन हो रहा है तो नॉट, ये ऑड होना चाहिए 2n-1, तो पॉसिबल नहीं। वेरी गुड। इसका अगला केस लेके देखें, चलो सी पार्ट। सी पार्ट, which bright fringe of 3000 Armstrong, which bright fringe of 3000 Armstrong coincides with dark fringe of 4000 Armstrong? करो। इसका ब्राइट हो रहा है पॉसिबल, यहाँ ऑड आ गया है। कितना लिखो फिर? फोर्थ ब्राइट ऑफ 3000 coincides with, बोलो कौन सा डार्क है? सेकेंड। हैं? गुड। सेकंड डार्क, क्योंकि 2 डालोगे तो 3 होगा, पहली बार ही होगा। ऐसे चौथा केस एक और बन सकता है, दोनों के डार्क। पॉसिबल नहीं हो पाएगा, चेक कर लेना। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इतना ही कराऊंगा ये 12th के बाद, और नहीं कराऊंगा।
There are two sources of intensity I naught. जब मैं पढ़ाता हूं तो बुक में टिक मार्क लगा लिया करो कि भैया ये वाला होमवर्क तो करना ही है, फिर मैं केवल वीडियोस का ही डाला करूंगा. There are two sources of intensity I naught. और कोहेरेंट माना जाएगा, लिखा नहीं जाता बट कोहेरेंट मतलब इनिशियल फेज डिफरेंस अभी 0 है और कोहेरेंट है, लिखा ही है. चलो, the initial phase difference between sources is 0. Find the resultant intensity on screen as a function of theta. यहाँ पर कैसे करूंगा सर? मेरे को यहाँ फेज डिफरेंस निकालना है पहले तो, फिर आगे बात करी जाएगी. सर फेज डिफरेंस आपने कुछ सिखाया था एंगल वाला ऐसे करके. ये पार्ट डिफरेंस आ गया. फेज डिफरेंस आ गया. अब रिजल्टेंट लिख दो आई नॉट. पूरा एग्जैक्ट. अब इसमें कुछ स्मॉल नहीं मान रहा हूँ थीटा. मतलब ये सवाल भी आ चुका है किसी इंजीनियरिंग एग्जाम में, आई स्टिल रिमेम्बर. इसके बाद आप समझते हो क्या करना है, कॉस स्क्वायर वो सब जो रहता है लिख लो.